दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो हमने बनाने का लक्ष्य किया है, दिस इज़ वीडियो फॉर EVS फॉर रीट, एसटेट, सीटेट, पीटेट, ऑल एग्ज़ाम्स फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम। तो जितने भी एग्ज़ाम आपके जैसे एसटेट है, रीट है, आपका DSSB टीचर भर्ती है, इन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनको कुछ क्वेश्चन है जिनको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि आगामी न केवल DSSB, रीट, एसटेट, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट या पीटेट में ही उपयोगी नहीं है ये वीडियो, अपितु SSC, CGL, RPSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और RRB या बैंक PO जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पर्यावरण अध्ययन के EVS के। तो दोस्तों, उसी को हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मीठी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो, हर प्रकार की एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे। साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण के जैविक कारक है। 4 ऑप्शन है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो जो ये सभी जैविक कारक क्या है, उत्पादक भी है, ठीक है, उपभोक्ता भी है और अपघटनकर्ता भी है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ये आपके पर्यावरण के जैविक कारक है। उत्पादक है जो उत्पादन करता है, उपभोक्ता है जो उसका उपभोग करता है, और अपघटन करता है जो उसका अपघटन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि अपघटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अपघटन करता है पशु, जीवाणु, कवक, जीवाणु और कवक दोनों। तो जो अपघटन जीवाणु और कवक दोनों के दोनों है, जीवाणु भी करता है कवक, लेकिन पशु अपघटन नहीं करता। तो कवक और जीवाणु होते हैं, तो ये दोनों ही अपघटन करते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? जल, हवा, पौधे, भूमि। तो कौन अजैविक कारक नहीं है? तो पौधे अजैविक कारक नहीं है हमारे, बाकी सभी अजैविक कारक है, जल भी, हवा भी, भूमि भी, लेकिन जो पौधे हैं वो अजैविक कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? बगुला, सारस, केंचुआ, गाय। तो जो केंचुआ होता है, केंचुआ को मित्र बोला जाता है किसका? किसानों का। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 1 दिसंबर को, 5 जून को, 20 मई को। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये EVS के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के, जिनमें आपके PRT भर्ती, DSSB, एसटेट, सीटेट, रीट सभी एग्ज़ाम में इनके पूछने की संभावना प्रबल रहती है। तभी हम आपको EVS के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कि ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है? डायरिया, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, बहरापन। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा? बहरापन होगा। डायरिया, कोलरा और ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकते, क्योंकि ध्वनि से क्या है, कानों में जो आवाज़ है वो तीव्र गति से जाती है, जिससे हमारा अंदर से कान का जो पर्दा है उसके ऊपर भी इफेक्ट, ड्रम जिसे बोलते हैं फिजिक्स की टर्म में या साइंस की टर्म में, तो ड्रम है उस पर काफ़ी इफेक्ट होता है। और कई बार वो ड्रम्स है जिसकी वजह से इको बनती है, तो वो कई बार फट सकता है।
तो इसलिए ध्वनि प्रदूषण से बहरापन की समस्या ज़्यादा क्रिएट होती है जहाँ ध्वनि ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमें आम आदमी को सबसे पहले इसके लिए जागरूक होगा। जैसे हम अपने ब्याह शादी या किसी भी प्रकार के ऐसे फंक्शन में हम डीजे है उसको काफ़ी तेज़ आवाज़ में बजाते हैं, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, जिस पे हालांकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस पे काम करते हुए रोक लगाई है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की समस्याएं देखी गई है। तो इस पे आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम आपके संदेश भी देना चाहते हैं कि आप खुद अपने पे इम्प्लीमेंट करो, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, सूर्य। तो सबको पता है कि जो सूर्य है ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत है, बहुत ही अच्छा सोर्स है, सबसे ज़्यादा सूर्य से ही मिलती है। तो हमारे पर्यावरण को जो ऊर्जा का सबसे हमारा प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है धूल से, गलती से लिखा गया है, ये धूल है, हवा, बादल, जल। तो पृथ्वी का 71% हिस्सा सबको पता है किससे, जल से। तो जल में कितना प्रतिशत है 71% है जो पृथ्वी का हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है। ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है तापमान में बढ़ोतरी, ऑक्सीजन के वातावरण में कमी, पैरामैग्निक किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना, वनस्पति में कमी। तो ओजोन क्षरण परत के क्षरण से होने वाली समस्या है पैरामैग्निक किरणों का पृथ्वी की सतह पर पहुंचना, क्योंकि दोस्तों जो ओजोन परत होती है वो हमें पैरामैग्निक किरणों से बचाती है। और जो ये पैरामैग्निक किरणें हैं ये हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी हानिकारक होती है, जिससे इससे हमारे स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है ये हो सकती है यदि आपकी इस प्रकार की यदि पैरामैग्निक किरणें पृथ्वी तक पहुंचती रही। तो इसलिए ओजोन लेयर को इसको हमें बचाना है और इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है। हालांकि सिर्फ हमारे स्तर पर ही नहीं, विश्व स्तर पर काफ़ी जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उन्होंने इसकी तरफ काफ़ी ठोस कदम उठाते हुए काफ़ी इसके साथ मीटिंग भी की है। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी काफ़ी मीटिंगें हो चुकी है। तो इससे काफ़ी जो फ़ायदा है न केवल हमें आम आदमी को बल्कि पूरे विश्व को इसका फ़ायदा होगा, जिसमें हमें भी अपना हिस्सा बढ़ना चाहिए। तो जो ओजोन लेयर का क्षरण होता है वो है ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, एसी के ज़्यादा यूज़ से, सबसे ज़्यादा होता है एसी के यूज़ से, क्योंकि उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो निकलती है। तो दोस्तों आपको बहुत कम एसी, रेफ्रिजरेटर बहुत कम, जहाँ तक हो सकता है कम यूज़ करो, ताकि हमारी ओजोन लेयर पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। अब कई बार हम क्या सोच लेते हैं कि भाई मैं अकेला एसी नहीं चलाऊंगा, मेरे एसी चलाने से, मेरे रेफ्रिजरेटर चलाने से ओजोन लेयर में छिद्र हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक हमारे लिए नहीं है अपितु ये सभी के लिए है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखेगा और तो किस प्रकार से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे पे भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, सब पे इम्प्लीमेंट ये बात होती है और हमें सबको मिलके हमारे पर्यावरण को बताना है, ताकि आगे हमारे आने वाली भावी पीढ़ियाँ हैं उनको भी इस स्वर्गीय जीवन के बारे में मिल सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के बाद, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है
वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी ये वही गैस है जिससे ओजोन लेयर के लिए काफ़ी हानिकारक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेवार है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा ऊर्जा का दोहन करता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा का दोहन विश्व में कौन सा देश करता है? रसिया, चाइना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट। तो जो चाइना है सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है उसका दोहन करता है चाइना, और चाइना की पॉपुलेशन के बाद पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडिया का नंबर आता है। निम्न में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? निम्न में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो इसका आंसर है घटपर्णी, ऑप्शन 3। एक घटपर्णी एक इस प्रकार का पादप होता है जो कीटों को, कीट क्या है, जैसे ऐसे खुला हुआ होता है वो ऊपर से, ऐसे खुला हुआ होता है ऊपर से वो ऐसे इस प्रकार से, लेकिन जैसे ही कीट यहाँ पर बैठता है तो इसके जो ये सभी के सभी पंख है इस प्रकार से बंद हो जाते हैं और कीट उसका भोजन बन के चला जाता है, अंदर दम तोड़ देता है ऑक्सीजन की कमी से। तो ये इस प्रकार के जो पादप होते हैं ये अपना जो भोजन है कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरण नहीं किया जा सकता? किस ऊर्जा स्रोत का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता? पेट्रोलियम, बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम। निम्न में से किस ऊर्जा स्रोत का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता? तो नवीनीकरण के बारे में हम थोड़ा बता दें कि रीयूटिलाइज, बार बार जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार चला फिर हमने उसको दोबारा यूज कर लिया उसी को। तो आपको पता है पेट्रोल, आपने बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया तो वो खत्म हुआ तो वो तो चला गया आपका, उसके लिए तो फिर आपको क्या दोबारा से उसके अंदर डलवाना पड़ेगा अलग से पैसे देकर। जो पहले डलवाया था उसका तो कुछ यूज नहीं हुआ ना। लेकिन इसी प्रकार जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा पैनल लगाया आपने तो उससे जो यूज की, तो जो इस प्रकार सौर ऊर्जा से तो लगातार मिलती रहेगी, तो इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार बायोमास है उससे भी हमें क्या है, और इसी प्रकार जो पवन ऊर्जा है इससे भी इसी प्रकार मिलती रहेगी। लेकिन पेट्रोलियम है ये एक बार खत्म हुए, यदि इस धरती से इसको ऐसा मानते हैं कि आज से अरबों खरबों सालों पहले, करोड़ों वर्षों पहले कि धरती में एक उथल पुथल हुई, ये मानते हैं कि जो ये नीचे की सतह है, नीचे की सतह है और नीचे की सतह ऊपर आई और ऊपर की सतह नीचे आई। उसके बाद ऐसा मानते हैं कि जो ऊपर पेड़ पौधे थे सतह पर वो नीचे दब गए, पशु पक्षी सब, मनुष्य। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि नीचे दब के ये सड़ गल के लाखों करोड़ों सालों में ये नीचे किसके भंडार में, पेट्रोलियम भंडार में नीचे जमा हुए। तो इसको माना जाता है कि ये नीचे एक सीमित अवस्था में है, इनको एक दिन खत्म हो जाना है। इस प्रकार यदि निकालते रहे, इसीलिए आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट ने काफ़ी इनके ऊपर रूल रेगुलेशंस भी लगा रखे हैं इनके यूजेस पे। लेकिन जो बायोमास है कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आपको पता है। इसी प्रकार जो सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो धूप है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक सूरज चांद रहेगा। इंडिया जैसे देश का नाम रहेगा, आपने सुना होगा इस प्रकार के नारे। पवन ऊर्जा, इसी प्रकार जो पवन है, हवाएं है, वो भी हमेशा चलती रहेगी। लेकिन जो पेट्रोलियम है वो क्या है, नवीनीकरण है। तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? या नेक्स्ट वीडियो में आप ये चाहते हो कि सर हमें एक्सप्लेन मत करो, सर आप एक्सप्लेन, हमें तो बस क्वेश्चन बताते चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, तो मुझे आप कमेंट में कमेंट करोगे इसके बारे में, तभी मैं नेक्स्ट को एक्सप्लेन करूँगा या डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। आप जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा। यदि आप ये बोलोगे कि नहीं सर एक्सप्लेन करके बताइए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ाऊँगा, टीचिंग करूँगा। अदरवाइज आप ये बोलोगे नहीं सर क्वेश्चन बोले, आंसर ऑप्शन दिए और नेक्स्ट चलो, तो आप मैं इस प्रकार से नेक्स्ट भी, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर करोगे। मैं आपके कमेंट का जो है वो इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन है कि संसार का कितने प्रतिशत पानी मानव प्रयोग के लिए उपलब्ध है? 97%,
23%, 3%, 1% से भी कम। बिल्कुल भाई 1% से भी कम जो है वो हमारे संसार का जो वाटर है वो ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए उपलब्ध है, 1% से भी कम। और पृथ्वी हमारे कितने प्रतिशत वाटर से ढकी हुई है? 71% से। लेकिन उसमें जो यूज करने योग्य है मानव के लिए वो 1% से भी कम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी का कितना महत्व है, किस प्रकार से हमें पानी का जो सेव है वो करना चाहिए। आप सरकार की तरफ से भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, आपने देखा भी होगा। और यदि आप डिजर्ट इलाके से हो, राजस्थान जैसे जैसलमेर, बीकानेर, तो आपको पानी की वैल्यू का भी पता होगा। चूँकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो इन लोगों को पानी के महत्व का नहीं पता है। तो प्लीज़ ये पानी को इसको बचाइए और ज़रूरतमंद तक इसको पहुँचाइए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार संसार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 16वां क्वेश्चन हमारा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार संसार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी जो मैक्सिको है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार संसार का सबसे प्रदूषित शहर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार संसार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मैक्सिको सिटी, मैक्सिको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार संसार का सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे ज़्यादा बाघ संरक्षण स्थान कौन सा है? 17वां क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बाघ संरक्षण स्थान है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा बाघ संरक्षण स्थान है इंडिया में, तो आपको इस बात का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शब्द इकोलॉजी सन 1866 में दिया गया था। शब्द इकोलॉजी सन 1866 में दिया गया था, तो ये किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा, रॉबर्ट विटलर द्वारा, ऑर्थर टेस्ले द्वारा, अर्नहस्ट हैकल द्वारा। तो शब्द इकोलॉजी 1866 में दिया गया था अर्नेस्ट हैकल द्वारा। अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1866 में शब्द दिया गया था, जो क्या था? इकोलॉजी। कब? 1866 में। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले 1866 में इकोलॉजी शब्द को दिया था। 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और उसी के बराबर में शेयर का बटन है। आप फेसबुक सोशल साइट पर या फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, एजुकेशनल ग्रुप, वहाँ इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। 20वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण घटक है, पौधे व प्रकाश, पौधे व जल, जैविक व अजैविक कारक, पौधे व पशु। तो जो पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण कारक है, तो फर्स्ट तो है आपके जो जैविक होते हैं, दूसरे होते हैं अजैविक कारक। जैविक और अजैविक दो कारक होते हैं जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां कि पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी इकाई है पर्यावरण, बायोम, बायोस्फीयर, जनसंख्या। तो पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी इकाई है आपकी बायोस्फीयर। पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी इकाई है बायोस्फीयर। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कौन सी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको लर्न कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां,
पर्यावरण में मौजूद समस्त कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं बायोम, बायोमास, कूड़ा, अपशिष्ट। तो पर्यावरण में मौजूद समस्त कार्बनिक पदार्थ बायोमास कहलाते हैं। तो पर्यावरण में मौजूद समस्त कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? बायोमास। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूलकण, ओजोन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है NO2। जब ये जो बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है? बूंदे, पानी की बूंदें होती हैं। तो पानी के बूंदों के साथ मिलके ये क्या बना लेती है? अम्ल बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एसिड बोलते हैं। जो फर्स्ट है कौन सा अम्ल बनाती है? H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको। और ये दूसरी है, ये बना लेती है आपका HNO3, इसको बोलते हैं HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार जो अम्ल की वर्षा के लिए उत्तरदायी है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कौन सा अम्ल बनाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी की बूंदों के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे, जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है जानवरों की संख्या कम करके, चिड़ियों की संख्या बढ़ाकर, पेड़ पौधों को लगाकर, मानव जनसंख्या कम करके। कि कैसे रोक सकते हैं? कि मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है जानवरों की संख्या कम करके, चिड़ियों की संख्या बढ़ाकर, पेड़ पौधे लगाकर, मानव जनसंख्या कम करके। तो इसका आंसर होगा पेड़ पौधों को लगाकर। नेक्स्ट हमारा 25वां क्वेश्चन है कि कितनी तीव्रता की ध्वनि सुरक्षित मानी गई है? ठीक है, तो 80 डेसिबल, 45 डेसिबल, 120 डेसिबल, 60। तो इसका आंसर है 45 डेसिबल। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा भेजे गए ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपको हमें ये भी बताना है कि नेक्स्ट जो वीडियो हमने बनानी है पर्यावरण अध्ययन EVS से लेकर जो रीट, एस्टेट, सीटेट सभी के लिए है, क्या उसमें हमने एक्सप्लेन करके बताना है या डायरेक्ट क्वेश्चन बताने हैं? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी सोशल साइट पर आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप शेयर करने में भी असमर्थ है तो एटलीस्ट प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और आप यदि नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।